नमस्कार। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि ग्रहों से ज़्यादा नक्षत्रों का प्रभाव होता है। ग्रह जो हैं वो चलायमान होते हैं और नक्षत्र राशि के अंतर्गत आते हैं। राशि 360 डिग्री में 12 होती हैं और नक्षत्र 360 डिग्री में 27 होते हैं। तो दरअसल ये जो नक्षत्र है या राशि है, ये ग्रहों का भ्रमण मार्ग है, जिस पर वो भ्रमण करते हैं, जिस मार्ग पर वो घूमते हैं। तो इसलिए ग्रहों का प्रभाव अपनी जगह है और नक्षत्रों का प्रभाव या राशियों का प्रभाव अपनी जगह है। अब दोनों का संयुक्त प्रभाव जो होता है, वो होता है मनुष्य पर। तो इसलिए ये कहना गलत होगा, जैसा कि कुछ विद्वानों का कहना है कि ग्रहों से ज़्यादा नक्षत्र प्रभावशाली होते हैं। तो नक्षत्र और ग्रहों का इस तुलना में तुलनात्मक जो है वो नहीं किया जा सकता, तुलना नहीं की जा सकती बलवान होने के मामले में, क्योंकि राशियों के अंतर्गत आते हैं ग्रह। चलिए अब कुछ योगों पर चर्चा पहले करते हैं, फिर आपकी कुंडलियों पर आएंगे। जातक पारिजात ज्योतिष शास्त्र का एक बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है। जातक पारिजात के कई एडिशन भी निकले हैं। उनमें कई पब्लिशर ने जातक पारिजात ग्रंथ को लिखा है, पब्लिश किया है। तो जातक पारिजात जो मूल ग्रंथ है, उसके 13वें अध्याय में श्लोक नंबर 48 में 4 योग बताए गए हैं। ये जो 4 योग बताए गए हैं, संतान के लिए बताए गए हैं। वैसे तो अनेक योग बताए गए हैं 13वें अध्याय में, लेकिन संतान के लिए जो योग बताए गए हैं, वो 4 योग, वो चुने हुए 4 योग कुछ हैं जो मैं आपके सामने शेयर करना आपसे चाहता हूँ। अगर आप में से कोई ज्योतिष के विद्वान हैं तो ज़रूर, कोई भी डाउट्स हो तो आप जान सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके। ये 4 योगों में सबसे पहला योग है पंचमेश को स्पष्ट कर लीजिए। पंचमेश स्पष्ट का मतलब ये कि पंचम भाव का स्वामी जो ग्रह होगा, उसके राशि, अंश, कला, विकला, ये हमें लिख लेने हैं, एक पेपर पर नोट कर लेने हैं। पहले राशि, फिर अंश, फिर कला और फिर विकला। अब उसके बाद हमने क्या करना है? उसके बाद हमने लग्नेश के राशि, अंश, कला, ये उसके ठीक नीचे लिख लेने हैं। तो इसको जोड़ लेना है, इसका जोड़ कर लेना है। अब इसका हमने जोड़ कर लिया तो ज्योतिष के विद्वान जो जानते हैं कि किस पद्धति से इसका योग किया जाएगा, जोड़ किया जाएगा, उसमें जोड़ करने के बाद जो राशि अंश हमें प्राप्त होंगे फल के रूप में, उसमें उस राशि में या फिर उस राशि से त्रिकोण स्थान में, त्रिकोण होते हैं 5वां स्थान, पहला स्थान और 9वां स्थान। इन राशि के त्रिकोणों में जब जब बृहस्पति की स्थिति होगी गोचर में, यानी बृहस्पति जो भ्रमण कर रहा है, उसकी इन में गोचर की स्थिति होगी इस राशि, अंश, कला, विकला में, तो उस समय पर क्या होता है? उस समय संतान का सुख प्राप्त होने का योग होता है। अब संतान का सुख प्राप्त होने के और भी 3 योग बताए गए हैं। इस पर मैं
पहले आपको योग बताऊँगा, फिर आपके साथ थोड़ी-सी चर्चा और करूँगा, उसके बाद कुंडलियाँ देखेंगे आपकी। दूसरा योग उन्होंने बताया कि चंद्र स्पष्ट, चंद्रमा को स्पष्ट कर लीजिए, मतलब चंद्रमा की राशि, अंश, कला, ये एक जगह लिख लीजिए। फिर सूर्य स्पष्ट कर लीजिए और बृहस्पति स्पष्ट कर लीजिए। ये 3 ग्रह यहाँ पर बताए गए हैं। इन तीनों के राशि, अंश, कला और विकला को जोड़ लेना है। ये जो योग आएगा, उस योग में हमने देखना क्या है? हमने ये देखना है कि उस राशि नवांश में से राशियों को छोड़ देना है, राशियों का परित्याग कर देना है, परित्याग करने के लिए कहा गया है, और अंश, कला, विकला को हमने ग्रहण कर लेना है। तो उससे जो नवांश संख्या आएगी, जैसे मान लीजिए 3 अंश 20 कला का एक नवांश, पहला नवांश होगा, फिर दूसरा नवांश होगा 6 अंश 40 कला तक, तीसरा नवांश होगा 6 40 से 10 तक। ऐसे 30 अंश टोटल होते हैं एक राशि में, और उसमें आपको 9 नवांश प्राप्त होते हैं। तो इसमें कौन से वाले नवांश में नवांश संख्या कौन सी है, पहली है, दूसरी है, तीसरी है, इस जोड़ को करने के बाद उस नवांश संख्या के बराबर संतान की संख्या बताई गई है। तो ये संतान की संख्या जानने के लिए योग हो गया। पहले जो मैंने आपको बताया वो संतान सुख का योग था, संतान कब होगी या संतान से सुख कब प्राप्त होगा। अब एक तीसरा योग भी है। तीसरा योग में ग्रंथकार ये कहते हैं कि पंचमेश, नवमेश और चतुर्थेश, इन ग्रहों के राशि, अंश, कला को आप ले लीजिए और जोड़ लीजिए, और इनको भी, राशियों को अलग करके जितने नवांश इनमें बीत चुके हैं उतनी संतान संख्या होगी। फिर एक चौथा योग भी है। चौथा योग में उन्होंने कहा है कि पंचम, नवम और चतुर्थ स्थान में जो ग्रह बैठे हुए हों, उन ग्रहों के राशि, अंश, कला, विकला को जोड़ लीजिए, और फिर उनमें से भी राशियां हटा दीजिए। उनके राशि, अंश, कला, विकला में जितने नवांश बीत चुके हैं उतनी संतान संख्या होगी। तो यहाँ पर 3 योग जो हैं वो संतान संख्या को बताते हैं, और एक योग संतान सुख का समय बताता है, संतान सुख कब प्राप्त होगा। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि संतान सुख का मतलब संतान होना ही होता है। संतान होने की अगर उम्र होगी तो संतान सुख। वैसे आप समझ सकते हैं कि संतान की उत्पत्ति होगी, संतान की प्राप्ति होगी, और अगर वो आयु निकल गई है, उस आयु में आप नहीं हैं, तो फिर संतान सुख का योग आ गया है, तो समझ लीजिए उसमें संतान से संयोग प्राप्त होगा, या फिर संतान की खुशियां प्राप्त होंगी, संतान से आगे परिवार की वृद्धि होगी, या संतान से संबंधित और अनेक प्रकार की खुशियां प्राप्त होंगी। तो योगों को इस तरह से समझना होता है। योगों को समझने के लिए थोड़ा सा अंतर्ज्ञान की आवश्यकता होती है, क्योंकि अंतर्ज्ञान एस्ट्रोलॉजर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अंतर्ज्ञान होना। अब इसमें ये भी बताया गया है, इसी अध्याय में बताया गया है कि कितने वो पुत्र होंगे, कितनी वो पुत्रियां होंगी, लेकिन आज इस विषय में हम चर्चा नहीं कर रहे। आज केवल इतना ही, शुरुआत करने से पहले इतना, एक 4 योगों की चर्चा मैंने कर दी है, और आप भी देखिए जो ग्रंथ मैंने आपको बताया है, जातक पारिजात। ज्योतिष के अगर आप रुचि लेने वाले हैं, ज्योतिष में इंटरेस्ट है, तो जातक पारिजात के 13वां अध्याय 48 नंबर श्लोक में आपको ये योग मिलेंगे। तो इस तरह से प्रमाणिक योगों की बात करनी चाहिए। प्रमाणों के साथ जो शास्त्रों में कहा गया है उसके अर्थ को समझने की बात है, समझते हुए आपको विचार करके बात करनी चाहिए। तो कुछ लोग, बात यहाँ से शुरू हुई थी, कुछ लोगों का ये कहना है कि
कुछ लोगों का ये कहना है कि ग्रहों से ज़्यादा नक्षत्र महत्वपूर्ण होते हैं। नक्षत्र बिल्कुल ही भिन्न है और ग्रह बिल्कुल ही भिन्न है। ग्रह तो केवल 9 ग्रह जो भ्रमण करते हैं, नक्षत्र एक मार्ग का नाम है। उस नक्षत्र मार्ग पर 27 नक्षत्रों का जो रूट है, उस मार्ग पर वो ग्रह चलते हैं, तो इसलिए उनकी एक दूसरे से बराबरी नहीं हो सकती, तुलना नहीं हो सकती। दोनों मिल कर के कुछ रिजल्ट देते हैं तो देते हैं। तो चलिए, ये था आज ज्योतिष से संबंधित नक्षत्रों के विषय में टिप्स। और अब हम शुरू करते हैं आज का कुंडली। अगर हम देखेंगे कि कुंडलियाँ कितनी आई हैं, कुंडलियों। अच्छा, फिर आप लोगों को ये ज़रूरी है कि आप लोग अगर नए हैं इस चैनल पर, तो ज़रूरी है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये ज़रूरी है, आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं शुरू कर रहा हूँ। पहली कुंडली जो है वो है अंशुमान की। अंशुमान ने डेट ऑफ बर्थ लिखी है 16 सितंबर 1985। दिल्ली का जन्म है। इनका टाइम है 13:55। गुरु जी को नमन। कैसे रहेगा मार्च अप्रैल? मार्च अप्रैल में जो गोचर स्थिति होती है उसको देखने की ज़रूरत होती है। अब देखिए, 6 अप्रैल से तो शनि अपनी नक्षत्र की स्थिति बदल रहा है। शनि वर्तमान समय में जिस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र से वो शतभिषा में है इस समय पर शनि की स्थिति। शनि की स्थिति शतभिषा नक्षत्र में, और वो चला जाएगा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में। अब शतभिषा नक्षत्र राहु ग्रह का नक्षत्र है। पूर्वा भाद्रपद बृहस्पति ग्रह का नक्षत्र है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में इसका प्रभाव अलग होगा और राहु के शतभिषा नक्षत्र में इसका प्रभाव अलग होगा। तो मतलब 6 अप्रैल के बाद तो परिस्थितियां बदलेंगी और सभी के लिए, किसी के लिए पॉजिटिव होगी, किसी के लिए थोड़ी नेगेटिव भी हो सकती है। तो वो अपने अपने जन्म के नक्षत्र पर आधारित है। आपका जन्म का नक्षत्र क्या है उस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर जो कुंडली है मेरे सामने 16 सितंबर से मैं देखूंगा। 16 सितंबर 1985। अच्छा होता कि ये भी बता देते कि कोई महत्वपूर्ण कार्य है क्या मार्च में या अप्रैल में, उस डेट को लिख देते, क्योंकि मार्च और अप्रैल 2024 के बारे में आप जानना चाहते हैं। कोई खास बात है तो उस खास बात को लिख देते, उसी के संदर्भ में हम बात कर लेते। उस संदर्भ में आपका ये समय कैसा रहेगा। तो खैर, गोचर कैसा रहेगा आपके जन्म के नक्षत्र के लिए। 16/9/1985 दिल्ली का जन्म है। 13:55 आपका जन्म का समय है। सभी लोगों से ये आग्रह है कि भैया चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका जो जन्म का नक्षत्र है वो हस्त नक्षत्र है। हस्त नक्षत्र और सौर मंडल में ये नक्षत्रों के क्रम में 13वां नक्षत्र माना जाता है। 13 नंबर पर आता है ये नक्षत्र। भैया अप्रैल की अगर बात करो तो अप्रैल में तो 28 अप्रैल से 11 मई तक का टाइम थोड़ा सा संघर्ष वाला आपका रहेगा। और बाकी जो समय है वो बाकी समय के बारे में अब हम दशा से बताएंगे। ये तो गोचर की स्थिति इस प्रकार से हो गई। गुरु की महादशा इस समय पर आपकी कुंडली में है।
और गुरु की महादशा में इस समय जो अंतर्दशा चल रही है वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है। और अंतर्दशा का प्रभाव का मतलब ये होता है कि आप जिस शहर में रहते हैं, मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली में भी कई कॉलोनीज़ हैं। अब हर कॉलोनी का जो नक्शा है वो अलग-अलग है और हर कॉलोनी की पहचान अलग-अलग है। कोई कॉलोनी जो ऐसी है जहाँ पर समृद्ध आबादी मानी जाती है, यानी आर्थिक स्थिति से समृद्ध लोग, जैसे साउथ दिल्ली है। तो इसी तरह से ईस्ट दिल्ली है। तो कहाँ के बारे में बात की जाए? इसी प्रकार से ग्रह की महादशा और उसके अंदर जो होती है अंतर्दशा। अब दिल्ली में आप रहते हैं तो दिल्ली तो अच्छी है, लेकिन कॉलोनी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है या मीडियम है या लोअर क्लास के लोग वहाँ रहते हैं, ये नहीं कह सकते जब तक कि हमें उस कॉलोनी का नाम ना पता हो। तो ठीक ऐसे ही हम बात करते हैं ग्रहों की महादशा की। महादशा एक दिल्ली हो गई और अंतर्दशा वो कॉलोनी हो गई। तो महादशा गुरु ग्रह की चल रही है। अब गुरु ग्रह का जो प्रभाव है वो अलग प्रकार से होगा आप पर। और अंतर्दशा इस समय पर जो आपके लिए चल रही है वो चंद्रमा की चल रही है। तो चंद्रमा की अंतर्दशा निर्भर करती है कि आपका कौन से पक्ष का जन्म है। जैसे आपका शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि का जन्म है, तो इस समय पर चंद्रमा उतना बलवान नहीं होता। और ये जनरल बात है कि 2025 फरवरी तक जो चंद्रमा की अंतर्दशा रहेगी, इसमें आपको कुछ उपाय करने के साथ बेनिफिट होंगे, नुकसान वाली नहीं है, लेकिन कुछ बेनिफिट ज़्यादा लेने के लिए आपको मंदिर में हरी सब्जियों का दान हर बुधवार करना चाहिए। ये एक राय है आपके लिए। और जहाँ तक आपने क्वेश्चन पूछा था, वो पूछा था मार्च और अप्रैल कैसे रहेंगे। तो मार्च में जो शनि का इफ़ेक्ट है आपकी कुंडली के हिसाब से, वो शतभिषा नक्षत्र में थोड़ा-सा संघर्ष वाला चल रहा है समय आपका। और 6 अप्रैल के बाद वो संघर्ष तो थोड़ा कम हो जाएगा। संघर्ष तो थोड़ा-सा कम हो जाएगा, लेकिन अंतर्दशा के हिसाब से आपको उपाय करने की ज़रूरत होगी। संघर्ष में कमी होना एक अलग बात है, लेकिन अंतर्दशा फिर भी जो बेसिक आपका इस समय पर हाल-चाल चल रहा है, आपके आर्थिक स्थिति का, पारिवारिक स्थिति का, उसमें थोड़ी बहुत कमी वाली ही लक्षण दिखाई देते हैं। सुखों में कमी के संकेत मिलते हैं, ज़्यादा नहीं, 5-10% ही ऐसा संकेत है। तो इसके लिए हरी सब्जियों का दान करेंगे तो वो भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो नेक्स्ट पर हम आते हैं। अगला प्रश्न है, उम्मीद है कि आप सब लोगों ने ज़रूर मेरी रिक्वेस्ट मान ली होगी और चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, जितने भी लोग लाइव पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और आप अपने मित्रों को भी लिंक भेज सकते हैं इस लाइव का, शेयर कर दीजिए उनको, जिससे कि वो भी जुड़ जाएं और लाभ ले सकें लाइव में। अपने प्रश्न जो नक्षत्र गणना से मैं बताता हूँ वो प्राप्त कर सकते हैं, उनके उत्तर। अब ये जो कुंडली है, अब बार बार एक ही इंसान जो है बार बार कुंडली भेजता है, और ये कुंडली जो है मैंने पहले भी देखी है। गुरुजी, मेरे हस्बैंड 11/4/1988 11:25 AM दिल्ली, मेरा बेटा, ये सेम टू सेम यही क्वेश्चन। अब इनका कोई फ़ायदा नहीं है, इनको बार बार दूसरे लोगों का समय ख़राब करना, ये नहीं करना चाहिए इनको। कि एक ही क्वेश्चन को बार बार हर बार रिपीट करते हैं, कुछ चेंज थोड़ा ही हो जाना है उससे। जो आपको बता दिया गया है उसी की तरफ, उसी उपायों की तरफ आप ध्यान दीजिए। बिल्कुल यही सेम टू सेम क्वेश्चन, मेरा बेटा मेरे पास आएगा या नहीं आएगा। तो इस तरह के आप लोग बस इससे बचें कि मेरे पास जो है बार बार वही क्वेश्चन ना करें। नेक्स्ट टाइम अगर आप कुछ पूछना भी है तो कुछ अलग पूछ सकते हैं। यहाँ एक कुंडली तीसरी हम ले रहे हैं, ये तो मैं लूँगा नहीं क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है एक ही क्वेश्चन का आंसर बार बार देना।
गुरुजी ये पूछना है कि अगर फरवरी 2025 तक डिवोर्स नहीं हुआ तो 2026, 27, 28 के आगे तो डिवोर्स का कोई चांस नहीं है, प्लीज बताएं। 11/4/1988। 11/4/1988। ग्यारह 25 AM। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जितने भी लोग लाइव पर हैं उनमें से जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर कर लीजिएगा चैनल। कुंडली में श्रवण नक्षत्र है आपका, जन्म हुआ आपका श्रवण नक्षत्र में। डिवोर्स नहीं होगा लेकिन कठिनाइयां तो रहेंगी अभी आपके, क्योंकि शनि की 7.5 का प्रभाव भी श्रवण नक्षत्र वालों के लिए है, और श्रवण नक्षत्र होने के कारण शनि आपका जो नक्षत्र है उसका लॉर्ड चंद्रमा है, और शनि और चंद्रमा का तो विरोध होता ही है, तो इसलिए विपरीत प्रभाव तो रहेंगे। जब तक शनि की 7.5 रहेगी तब तक रहेंगे। तो ऐसा मान लीजिए अभी आगे आने वाले 1.5 साल तक तो थोड़े से आपको सहन करना पड़ेगा। जो भी परिणाम आपको इस समय दिखाई दे रहे हैं, लगभग कष्ट वाले वातावरण को थोड़ा बहुत सहन करना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं सहन करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो आपको सहन करना ही पड़ेगा। इस समय जो दशा है वो क्या है, वो बृहस्पति की महादशा है। आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति की महादशा में बुध की अंतर्दशा का समय इस समय चल रहा है। तो ये जो बुध की अंतर्दशा का समय है, ये आपके ताकत देगा, आपको सहन शक्ति देगा, सहन शक्ति प्राप्त होगी, बौद्धिक स्तर भी अच्छा रहेगा। आपको कैसे इस परिस्थितियों से निपटना है वो भी आपको ठीक से पता चलता रहेगा। पर फिर भी संघर्ष और कष्ट तो जो हैं वो तो 7.5 के कारण से अभी 1.5 या 2 साल तक आपको झेलने पड़ेंगे। तो 2026, 27, 28 के बारे में ये हैं, चाहे डिवोर्स होता है तो भी, नहीं होता तो भी। यहाँ पर नाम नहीं लिखा, उन्होंने मेल लिखा है बस, और डेट ऑफ बर्थ लिखी है 28/11/1994। 28/11/1994, 28 नवंबर 1994 और 10 बजे PM, मतलब 22 बजे का टाइम हो गया इनका। और इनका जो है हजारीबाग का जन्म है। क्वेश्चन ये क्या जानना चाहते हैं? ये क्वेश्चन जानना चाहते हैं कि मेरे रेलवे में क्या है, सर क्या इस साल 2024 या आगे साल 2025 में रेलवे में आई हुई वैकेंसी में मेरा जॉब हो जाएगा?
हस्त नक्षत्र। राहु की महादशा और सूर्य की अंतर्दशा। सूर्य की अंतर्दशा और फिर सूर्य के बाद है चंद्रमा की अंतर्दशा। सूर्य की अंतर्दशा में थोड़े उपाय कर लीजिए, बस इतना ही मैं हिंट दे सकता हूँ आपको, ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। कोशिश कर लीजिए और उपाय करने से हो सकता है कि हो भी जाए, तो इसलिए आपको उपाय कर लेना ही यही सुझाव होगा मेरी तरफ से। अब उपाय क्या करना है ये आप ध्यान से समझ लीजिए। नमक देना है आपको। नमक का दान कहा गया, लेकिन नमक आप मंदिर में रख करके आ सकते हैं। दुर्गा माता की मूर्ति के आगे नमक की थैली रख कर आ जाइए और थोड़े से दक्षिणा के पैसे आप रख करके आ जाइए, इतना कर लीजिए। और कंटिन्यू इस उपाय को आप हर मंडे करते रहना। हर सोमवार लगातार करोगे तो उम्मीद करो कि चांसेस बन सकते हैं, लेकिन टाइम पूरी तरह से फेवरेबल नहीं है जिससे कि मैं 100% आपको कह सकूं कि हाँ हो जाएगा। कोशिश कीजिए और उपाय कीजिए, हो भी सकता है। 50-50 चांसेस आप समझ सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं। स्वप्निल की कुंडली है अब मेरे सामने। 10-10-2000, 10-10-2000, 3:39 AM, 3:39। और इनका जो जन्म है वो मुंबई का है। शतभिषा नक्षत्र में जन्म हुआ है इनका। शतभिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। शतभिषा नक्षत्र। क्वेश्चन क्या है? माइंड इसलिए स्टेबल नहीं हो पाता क्योंकि अभी जो वर्तमान समय में आपका समय चल रहा है उसमें लगभग 3 साल से आपको ऐसी परेशानी महसूस हो रही होगी। हो सकता है 2.5 साल से हो रही हो या 3 साल से हो रही हो, लगभग ये समय मैं बता रहा हूँ आपको। और उसका कारण है शनि का प्रभाव। शनि की साढ़े साती का प्रभाव है ये। उसके बाद फिर दशा आपकी जो है वो बृहस्पति ग्रह की दशा है। बृहस्पति ग्रह की दशा में अभी मंगल की अंतर्दशा स्टार्ट हो गई है, लगभग हो ही गई है मंगल की अंतर्दशा स्टार्ट। और मंगल की अंतर्दशा में थोड़ी सी मुश्किलें तो कम होंगी आपकी, लेकिन ओवरऑल थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन जो है वो रहेगी। 2-2.5 साल से चल रही है और 2-2.5 साल और रह सकती है। तो इसके लिए आप शनि के मंत्रों का जाप करें। शनि के मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम स शनैश्चराय नमः मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप देख लेना। टेलीग्राम चैनल पर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और उसके बाद फिर वहाँ आपको मंत्र मिल जाएगा, विधि मिल जाएगी कैसे आपने शनि के मंत्रों का जाप और कौन से मंत्रों का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा, सब वहाँ अवेलेबल है।
और दोस्तों, अगर किसी ने कंसल्टेशन लेना हो, पर्सनल कंसल्टेशन की बात हो रही है ये, और पर्सनल जो कंसल्टेशन है वो आपको पता ही है कि पेड सर्विस है। उसमें आपको फ़ीस देनी होती है, फ़ीस के साथ होती है पर्सनल कंसल्टेशन। तो उसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिएगा। व्हाट्सएप पर फ़ीस वगैरह की पूछताछ आप कर सकते हैं, फ़ीस कितनी है और समय आपको कंसल्टेशन के लिए कब मिलेगा। अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए वो नंबर है, व्हाट्सएप नंबर। तो उस पर आप संपर्क करके पूछताछ कर सकते हैं। तो आगे आते हैं। स्वीकृति सिंह है, 2/8/1996, 96 है, रांची का जन्म है। स्वीकृति सिंह। अब ये स्वीकृति सिंह पता नहीं मेल का नाम है या फीमेल का नाम है। उम्मीद तो लगता नहीं कि मेल का नाम होगा, होगा तो फीमेल का ही लगता है। तो इसका जो है 2 अगस्त 1996, 2/8/1996, 2 अगस्त 1996। चैनल सब्सक्राइब कर लेना जिसने नहीं किया हुआ, ये ज़रूरी होगा आपके लिए। और 2 अगस्त 1996 के बाद आपका जो समय आपने कहाँ लिखा है मैडम जी, जन्म का समय आपने कहीं लिखा ही नहीं है। तो मुझे नहीं पता कि कौन से ग्रह की दशा पीरियड चल रहा है इस समय। आपके 7th हाउस में आपने लिखा है कि शुक्र और मंगल का संबंध बना हुआ है, और इसके लिए आप जानना चाहते हैं, लेकिन टाइम आपको लिखना पड़ेगा। जन्म का समय नहीं है तो मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। पूरी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब होना बड़ा ज़रूरी है। परिणाम सर 12/5/1996, 96, 8:18 AM। भातर, वेस्ट बंगाल, फीमेल है। बहुत से ज्ञानी लोग भी यहाँ पर लाइव पर हैं, और ज्ञानी का मतलब एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान रखने वाले लोग। 12/5/1996, टाइम है 8:18 AM, 8:18 AM। जन्म का स्थान आपका है शनि। जब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आएगा तो कैसा फल देगा? आपका जन्म का नक्षत्र पहले तो जानना होगा। जन्म का नक्षत्र क्या है आपका? पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र ही आपका जन्म का नक्षत्र है।
जब आपका शनि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आएगा तो कोई विशेष कष्ट नहीं देगा, थोड़ा से संघर्ष की स्थिति रहेगी। और जो संघर्ष की स्थिति रहेगी उसके लिए कोई ज़्यादा लंबे चौड़े उपाय भी करने की ज़रूरत नहीं है, छोटे मोटे उपाय हैं, वो मैं आपको क्या उपाय करने होंगे वो बता देता हूँ। नंबर 1 तो आपको शिव मंदिर में जा कर के शिवलिंग पर जल चढ़ाना है काले तिल मिला करके हर संडे। ये ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद फिर हरी सब्जियों का दान हर बुधवार आपको करते रहना है। ये 2 उपाय आप रेगुलर कर लीजिए। इससे नक्षत्र में यानी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जब तक शनि की स्थिति रहेगी तब तक ये उपाय आपको कंटिन्यू करने चाहिए। कुंडली है तन्मय, तन्मय जी लिख रहे हैं डेट ऑफ बर्थ 26 अक्टूबर 1992। 26 अक्टूबर 1992। टाइम है 6 बजकर 27 मिनट, 6:27। और आपका बर्थ प्लेस दिल्ली है। 'कनाडा की सिटीजनशिप कब तक मिल जाएगी?' ये क्वेश्चन आपका हो चुका है पहले, दोबारा मैं नहीं आपका रिप्लाई करूँगा। एक ही क्वेश्चन को बार-बार करने का कोई लाभ नहीं है। जो जवाब आपको दे दिया था वही ठीक था। अब एक क्वेश्चन है धर्म जी का। धर्म 31/5/1972, 31/5/1972, 6:50 AM। प्लेस ऑफ बर्थ है इनका सवाई माधोपुर, राजस्थान। क्वेश्चन क्या है मुझे ये भी लगता है कि जॉब के साथ बिजनेस कौन सा करना चाहिए, ये इनका क्वेश्चन है। जो भी लोग नए हैं चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ये ज़रूरी है, ये बात ज़रूरी है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हुए, उनके लिए ये खास मैं कहना चाह रहा हूँ। आपका जन्म का जो नक्षत्र है वो है पूर्वाषाढ़ा। और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के साथ फिर आपकी जो दशा चल रही है वो राहु ग्रह की चल रही है। राहु ग्रह क्या इफेक्ट करता है, क्या प्रभाव करता है? कंफ्यूज तो करता ही है राहु ग्रह। और कुंडली में राहु ग्रह की स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ है आपकी जन्म कुंडली में। अब राहु की अंतर्दशा भी देखना जरूरी है। अंतरदेश दशा अगर हम देखते हैं तो अक्टूबर तक चंद्रमा की अंतर्दशा है।
कुंडली में कृष्ण पक्ष का चंद्रमा तृतीय तिथि का है, तो मतलब चंद्रमा तो बलवान है, चंद्रमा इतना कमजोर नहीं है आपकी कुंडली में। और समय भी लगभग एवरेज चल रहा है, मतलब खराब नहीं चल रहा, आपका समय ठीक ही चल रहा है। और अगर आप जॉब के साथ साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो कोई ऐसी एजेंसी ले लीजिए जो कि सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित हो। सौंदर्य प्रसाधन यानी ब्यूटी प्रोडक्ट, इनसे संबंधित कोई एजेंसी आप ले लीजिए अगर आप साइड बिजनेस करना चाहते हैं तो। माधव है यहाँ पर, डेट ऑफ बर्थ है 28/5/2004। 28 मई 2004। अट्ठाईस मई 2004, 12:58 AM भोपाल का जन्म है। मेरा कैरियर किस दिशा में बेस्ट रहेगा? मैं सीए कर रहा हूँ पर क्लियर नहीं हुआ अभी तक। बहुत से लोग लाइव पर हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए, तो उन सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे को इजी हो आपके क्वेश्चन का आंसर देना। अट्ठाईस 5/2004, 12:58 PM, 12:58 भोपाल। सीए का जन्म का नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी है आपका। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में आपका जन्म है। बहुत ही अच्छा नक्षत्र होता है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र। और जो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है ये शुक्र ग्रह का नक्षत्र होता है। शुक्र ग्रह तो अच्छा फल देते हैं, और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र से अगर ये जुड़ जाते हैं आपकी कुंडली में तो और अच्छा हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखना ये है कि कौन से ग्रह की दशा और वो कौन से नक्षत्र के साथ जुड़ रहा है। बस यही एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्शन का रहस्य है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र होने के साथ साथ आपका जो वर्तमान समय मंगल की महादशा चल रही है, मंगल की महादशा में इस समय अंतर्दशा जो चल रही है वो तो राहु की इस समय स्टार्ट हो चुकी है। मतलब पहले मंगल में मंगल की अंतर्दशा थी, अब मंगल में राहु की अंतर्दशा आरंभ हो चुकी है। तो
जो मंगल में मंगल की अंतर्दशा का समय रहा है, थोड़ा-सा कष्ट वाला रहा है, लेकिन अब कष्ट कम हो जाएँगे आपके, उतने नहीं रहेंगे जितने पहले रहे हैं। और फिर दूसरी बात ये है कि राहु ग्रह जो आपका है, उसमें आपको करना क्या है? उपाय उतने नहीं रहेंगे का मतलब थोड़े बहुत तो दिक्कतें रहेंगी, थोड़े बहुत संघर्ष वाला समय तो आपके लिए रहेगा। लेकिन आपके क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं उपाय ज़रूरी है बता देना, उपाय आप नोट कर लीजिए। नमक देना है आपने, जो रुकावटें आ रही हैं, उनके लिए है। ये नमक दान हर मंडे करना है और लगातार करते रहना, 2-1 साल तो करना ही है आपने। इसमें हो सकता है कब आपका कार्य बन जाए। नमक की थैली ले जाना मंदिर में और रख कर के आ जाना है, कोई 100-50 रुपए दक्षिणा भी साथ में रख कर आना है और मंदिर अलग-अलग बदलते रहना। एक सोमवार एक मंदिर में, दूसरे सोमवार दूसरे मंदिर में, तीसरे सोमवार तीसरे मंदिर में, इस तरह से आपको ये उपाय करना है। भाई किसी को अगर पर्सनल कंसल्टेशन की ज़रूरत हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। उस व्हाट्सएप पर आप फीस की पूछताछ कर सकते हैं, क्योंकि कंसल्टेशन जो है वो पेड सर्विस है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड सर्विस में आती है। हुँ। तो इस तरह से आपका जो समय चल रहा है, तो इसमें नमक को देना है, आपने नमक को देते रहिए और आपका हो जाएगा। अब आपने पूछा है कि बेस्ट कौन-सा रहेगा? दिशा कौन-सी, और अगर आपको चेंज करनी है तो वो क्या कर सकते हैं आप? कार्य की दिशा। इसमें इसमें आप कर सकते हैं कुछ, नोट कर लीजिए। मेडिसिन से संबंधित कंपनी में जॉब कर सकते हैं, मेडिसिन से संबंधित कार्य कोई भी कर सकते हैं आप। स्टोन्स का कार्य कर सकते हैं, पत्थर जो मार्बल या कोई भी पत्थर जो काम आते हैं घर बनाने के समय, उनका काम कर सकते हैं। उसके अलावा रत्नों का काम कर सकते हैं, औषधियों का काम तो है ही है। ये सब कार्य, इनमें से कोई भी बिज़नेस आप साथ के साथ कर सकते हैं। अगर आपको ये बिज़नेस सूटेबल हो जाता है तो फिर आप सीए के चक्कर को भी छोड़ दीजिएगा। अब ज़रा मैं एक देख लूँ जो कि सुपर चैट है, सुपर चैट वालों का भी देखना बड़ा ज़रूरी है। ये फीमेल है, 18/10/1992 का इनका जन्म है। अनेरी नाम लिखा हुआ है इनका। 18/10/1992, 21:30 का जन्म है, 21:30। सब्सक्राइब जरूर कर लेना भैया, तभी रिप्लाई हो पाएगी, ये ध्यान रखना। बहुत से लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और उनके लिए मैं स्किप करूंगा उनको, ये ध्यान रखें। 18/10/1992, 21:30, और जन्म का स्थान है आपका मुंबई। हम्म। शादी कब होगी, हस्बैंड कैसा मिलेगा, मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, और भी कोई क्वेश्चन करना है तो वो भी ऐड कर देना चाहिए था आपको। अरे भाई, लाइव पर एक ही क्वेश्चन का आंसर होता है। फाइनेंशियल
ऐड तो कर तो दिया, फाइनेंशियल भी बता दीजिए, कब सुधार होगा फाइनेंशियल स्टेटस में, और फिर कब तक इससे बाहर निकल पाऊंगी। आपका जो पुनर्वसु नक्षत्र का जन्म है, सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म हुआ है आपका, और पुनर्वसु नक्षत्र बृहस्पति ग्रह का नक्षत्र है। मैं जो पहला क्वेश्चन है उसका रिप्लाई आपको कर रहा हूँ, क्योंकि एक ही क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं हम लाइव में, चाहे आप सुपर चैट करें या सुपर चैट ना करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुपर चैट अगर आप करा है आपने, तो सबसे पहले आपका सारे छोड़ करके सबसे पहले आपका रिप्लाई करना बस ये बनता है, और वो कर किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो मैरिज का है आपकी कुंडली में, तो उसको देख लेते हैं कि मैरिज कब होगी। देखिए, आपकी जन्म कुंडली में जो समय चल रहा है इस समय, वो है बुध ग्रह की महादशा का। अब बुध ग्रह की जो महादशा चल रही है, इसमें अंतर्दशा केतु ग्रह की है, और वो है दिसंबर 2024 तक रहेगी केतु ग्रह की अंतर्दशा। तो मतलब ये है कि बुध में केतु की अंतर्दशा का समय है ये। हमें ये देखना होगा कि केतु ग्रह की स्थिति क्या है आपकी कुंडली में, एक तो ये देखना होगा। फिर दूसरा, आपके गोचर में ग्रह कितनी हेल्प कर रहे हैं, मैरिज करवाने की कितनी उनका वायदा है, कैसा वायदा है उनका। केतु आपकी लगन स्थान में है, तो इसमें ये होता है कि मैरिज तो करवा सकता है केतु, कोई शक नहीं, शादी करवा सकता है ये। और फिर बृहस्पति भी शादी करवा सकता है, बुध भी करवा सकता है, मंगल भी करवा सकता है, लेकिन गोचर स्थिति जब मैच करेगी तभी हुआ करती है शादी। तो बृहस्पति जब तक आपके 7th हाउस पर दृष्टि नहीं डालते, गोचर में घूमते हुए, तो तब तक बात नहीं बनती। तो बृहस्पति मार्च अप्रैल में आ रहे हैं आपके वृषभ राशि में, और आपके जन्म के जो कुंडली के सप्तम भाव है, वो है वृश्चिक राशि। वृक्ष राशि से बैठ करके वृक्ष राशि, सेकंड राशि से बैठ करके वृश्चिक 8वीं राशि पर पूर्ण दृष्टि इनकी रहेगी। अब पूर्ण दृष्टि रहेगी तो केतु की अंतर्दशा भी रहेगी, तो इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा वर्ष है, इसमें पूरे वर्ष में कभी भी आपकी मैरिज हो सकती है, दिसंबर तक का समय है। उधर से केतु की अंतर्दशा है, उधर से गोचर मैच कर रहा है, तो शादी की तो तैयारी आप कर लीजिए। शादी का समय तो आ गया है आपका, और कुंडली को बड़ी अच्छी तरह से आप मिलान कर लेना। हो सके तो राहु ग्रह के उपाय करवा लेना। वो राहु ग्रह के उपाय क्यों करवाने हैं? क्योंकि आपकी कुंडली में 7वें घर में राहु मैरिज लाइफ के लिए थोड़ा सा दिक्कत कभी कभी करता है। तो जरूरी नहीं कि आपको दिक्कत करे, पर उपाय करवा लेना ठीक होगा। जो भी आपके आसपास अच्छे विद्वान हों, उनसे आप संपर्क करके राहु के मंत्रों का जप आप करवा लेना। राहु के मंत्र का पूर्ण अनुष्ठान कैसे करना आप खुद भी कर सकते हैं। खुद करने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। उस लिंक के द्वारा आप टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करके फिर आप वहाँ इस केतु ग्रह से संबंधित जो मंत्र हैं वो भी देख सकते हैं, और जो भी मंत्र हैं, किसी भी ग्रह के मंत्र हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। तो ये है आपका राहु के लिए आपको उपाय ढूंढना है। राहु के जो मंत्र हैं वो सरल सा मंत्र मैं आपको बता भी देता हूँ, उस मंत्र का ही आपको
जप करना है और वो मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम स राहवे नमः। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम स राहवे नमः। किस दिशा में बैठ के करना है, कौन सी माला का प्रयोग होगा, कौन सा आसन होगा, विधि क्या होगी, किस वार को आपने शुरुआत करनी है इस मंत्र की, कितने संख्या में आपने इस मंत्र का जब कंप्लीट करना है, तो ये अनुष्ठान हो जाएगा। लगभग आप ये समझ लीजिए कि 72,000 72,000 मंत्र का जप पूरा करने के बाद फिर इसका हवन होता है। सारा विधि विधान आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम चैनल का लिंक, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, तो वहाँ सारा विधि विधान आप देख लीजिएगा। ये आपका हो गया आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए एक कुंडली है, नाम है प्रशांत गुप्ता। और प्रशांत गुप्ता की कुंडली इन्होंने भेजी है। इनका अपना नाम तो अलग है। 14 जनवरी 1994, बर्थ प्लेस है मेरठ और टाइम है 2:27 PM। शादी कब तक होगी? शादी की समस्याएं इस समय पर बहुत ज़्यादा हैं लोगों के साथ। और ये क्यों है शादी के समय शादी की समस्याएं हैं क्यों? पहले मैं इनकी कुंडली में डिटेल ले लेता हूँ, उसके बाद फिर इनसे इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा हो जाएगी। 14 जनवरी 1994 और 2:27 PM, यानी 14:27 मेरठ। बहुत से लोग हैं भाई चैनल जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया हुआ। कम से कम 1000 से ज़्यादा लोग हैं लाइव पर और चैनल सब्सक्राइब करने में परहेज़ है उनको। समझ में नहीं आता कि परहेज़ है क्यों? मुझे नहीं समझ में आता क्या उनका नुकसान है। चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कब लाइव हो रहा है, उसका समय का नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। इसलिए आपके लिए नुकसान वाला नहीं है, आपके लिए फ़ायदे वाला है। तो ध्यान दीजिए, आपको ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। शादी कब होगी? पहले तो मैं आपका ये देख लूँ कि शादी कब होगी। धनिष्ठा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म होने के साथ साथ फिर आपकी शुक्र की अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति में। शुक्र की अंतर्दशा क्या कहती है आपकी कुंडली में धनिष्ठा नक्षत्र के लिए? शादी का योग बहुत जल्दी मार्च अप्रैल से आ रहा है। मार्च अप्रैल 2024 से ही आपका मैरिज का योग स्टार्ट हो रहा है।
ये आपके लिए प्रिडिक्शन है। तो इसके लिए आप बिल्कुल रेडी रहें, शादी कभी भी हो सकती है। और बात हो रही थी कि शादी में परेशानियां क्यों ज़्यादा आ रही हैं इस समय पर। शादी जो बच्चों की होने में परेशानियां आ रही हैं या फिर उनमें रुकावटें आ रही हैं, और शादी हो भी रही है तो शादी के बाद भी समस्याएं ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। ऐसा कौन सा कारण है? तो इस पर अगर हम गहराई से विचार करते हैं तो हमें मैरिज के प्लेनेट को देखना होगा। मैरिज के प्लेनेट कौन से हैं? शुक्र तो है ही है। शुक्र के साथ साथ बृहस्पति, जुपिटर भी है। बृहस्पति ग्रह भी मुख्य रूप से शादी का प्लेनेट है। और बृहस्पति के साथ साथ फिर हमें शनि का प्रभाव बृहस्पति पर कितना है, ये भी हमें साथ के साथ देखना होगा। तो शनि का जो प्रभाव है वो बृहस्पति पर अगर होगा, जब जब जैसे मान लीजिए इस समय पर शनि ग्रह की स्थिति कहाँ है? शनि ग्रह की स्थिति इस समय पर शतभिषा नक्षत्र में है। और मकर राशि में जब तक शनि की स्थिति रही है तो मकर राशि में कौन से नक्षत्र पड़ते हैं? मकर राशि में पड़ते हैं श्रवण नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र। तो भैया, श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है और ये शनि का शत्रु नक्षत्र है। और इसी तरह से धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है और धनिष्ठा नक्षत्र में शनि की स्थिति शादी से संबंधित अनेक समस्याएं पैदा करने वाली रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछले जो 2 साल हैं ये बड़े क्रिटिकल रहे हैं नए जोड़ों के लिए, जिनकी शादी का उनको अवसर भी प्राप्त हुआ है, शादी हुई भी है, तो उसके बाद भी शादी में कई परेशानियां उनको फेस करनी पड़ी हैं। ये कारण क्या है? इसका कारण है श्रवण नक्षत्र में शनि का होना और धनिष्ठा नक्षत्र में शनि का होना। लेकिन इस समय पर जो शतभिषा नक्षत्र में शनि ग्रह की स्थिति है, और शतभिषा नक्षत्र में शनि की स्थिति पावरफुल बनाती है शनि को, क्योंकि उसके राहु के मित्र का नक्षत्र है। अब राहु के मित्र का नक्षत्र होने के कारण से पावरफुल स्थिति बन जाती है शनि ग्रह की। तो इसलिए यहाँ पर शनि अपना पूरा प्रभाव दिखाने लग जाते हैं। हालांकि बृहस्पति के लिए ये शनि की स्थिति ठीक नहीं है। बृहस्पति पर जो प्रभाव डालेंगे, मैरिज लाइफ पर जो प्रभाव डालेंगे, वो तो अनुकूल नहीं होगा, वो तो विपरीत ही होगा। पर फिर भी डिवोर्स के केसों में कमी देखने को मिलेगी आपको। शतभिषा नक्षत्र में जब तक शनि रहेंगे, डिवोर्स के केसों में कमी ज़रूर होगी। पहले श्रवण नक्षत्र में या धनिष्ठा नक्षत्र में खूब डिवोर्स के केस फाइल किए गए हैं। शनि की स्थिति अपने शत्रु के नक्षत्र में थी, इस कारण से किए गए हैं। और इस समय पर प्रबल हैं, डिवोर्स के केस के मामले में तो कंट्रोल हुआ है। फिर ये बृहस्पति के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आ रहे हैं इस समय 6 अप्रैल से। अब 6 अप्रैल से क्या स्थिति बनेगी ग्रहों की, शनि ग्रह की खास करके, क्योंकि शनि ग्रह का गोचर इस समय पर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में अलग अलग नक्षत्र वालों के लिए अलग अलग होगा। तो ध्यान रखना क्या होगा कौन से नक्षत्र वालों पर, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ और उस वीडियो को इसी चैनल पर मैं अपलोड करूँगा, उसको ध्यान से देखना। वो जल्दी ही बनाऊँगा। शतभिषा नक्षत्र में किस तरह की स्थिति शनि ग्रह की रहने वाली है, मैरिड लाइफ के बारे में क्या प्रभाव रहेंगे, और आपके बिजनेस कारोबार के बारे में शनि ग्रह का प्रभाव क्या रहेगा, और या फिर उसकी आर्थिक स्थिति को कैसे शनि ग्रह प्रभावित करेगा, हेल्थ को क्या प्रभाव होगा, हेल्थ पर क्या किस तरह का प्रभाव होगा शनि ग्रह का। ये मुख्य ग्रह है। अब फिर इसके साथ साथ राहु ग्रह की स्थिति भी है। भैया, राहु ग्रह जो है वो बौद्धिक स्तर में भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देता है। चतुराई तो राहु के द्वारा ही आती है। कोई भी व्यक्ति अगर बिजनेस करता है तो उसमें चतुराई
होशियारी की ज़रूरत होती है और होशियारी राहु ग्रह के बिना हो नहीं सकती। तो राहु ग्रह किस पोजीशन में है और किस पोजीशन में आपके जन्म के नक्षत्र से? आपके जन्म का नक्षत्र महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात तो ये है, वो जो रूट है, नक्षत्रों का रूट है, उस पर हमें देखना है कि शनि ग्रह कौन से स्थान पर पहुंचा हुआ है और आपके जन्म के नक्षत्र की दूरी वहां से कितनी है। आपके जन्म का नक्षत्र जो भी है 27 में से, उस पर शनि का क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। ये हमें देखना है 6 अप्रैल 2024 से। और 2024 6 अप्रैल से मैं बना रहा हूँ वीडियो और बड़ी लंबी रिसर्च है इस पर। वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, इसी चैनल पर मैं उसको अपलोड करूँगा। तो दोस्तों आज थोड़ा-सा इतना ही कर पाएँगे। फिर 2, 4, 5 दिन में जब भी मैं लाइव पर होऊँगा, उससे पहले आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो फिर आपको नोटिफ़िकेशन नहीं मिलने वाला, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मेरा जैसे ही मेरे को समय मिलता है, मैं लाइव हो जाता हूँ और कुछ नहीं पता कब मैं लाइव हो जाता हूँ, कोई टाइम फिक्स नहीं होता। हाँ, 2-4 घंटे पहले या 6 घंटे पहले मैं आपको सूचित कर सकता हूँ। और वो कैसे होगा सूचित? आपको नोटिफ़िकेशन पहुँच जाएगा तुरंत, भाई इतने बजे गुरुजी लाइव पर होंगे, आप तैयारी कर लीजिए कंसल्टेशन की। तो चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो मुझे दोष नहीं देना, आपकी बारी फिर लास्ट में आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि आप देखेंगे कि हाँ लाइव चल रहा है, तब आप उस लाइव में प्रवेश करेंगे, तो आपकी बारी की गारंटी नहीं है आएगी या नहीं आएगी। अगर पहले से आपको नोटिफ़िकेशन मिला हुआ हो, पहले से आप तैयार हों, तो जल्दी से उसी समय पर आप आकर के चैनल पर लाइव का आनंद ले सकेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर शनि पर आते हैं। शनि 6 अप्रैल को क्या रंग दिखाते हैं आपके नक्षत्र के लिए। नमस्कार।